राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। यानी भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहाँ एक और स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो रहा था, तो दूसरी ओर हिंसा और विस्थापन की त्रासदी को भारत झेल रहा था। तो उन चुनौतियों, अब राष्ट्र का निर्माण करना था, नव निर्मित राष्ट्र था, ये नया राष्ट्र का उदय हुआ और उस समय ही राष्ट्र के सामने कई चुनौतियां आ गई। उस चुनौती का स्वतंत्र भारत ने किस प्रकार से सामना किया, सरकारों ने किस प्रकार से यहाँ विविधता में एकता की स्थापना की, लोकतंत्र को कायम करने का प्रयास किया, सभी वर्गों का समान विकास करने की अपनी जो प्रतिबद्धता थी उसको पूरा किया। ये जो चैप्टर होगा, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे विविधता में एकता की स्थापना, और जो लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और तीसरा जो सभी वर्गों को समान विकास करने की जो चुनौती है ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। भारत का विभाजन हुआ, पुनर्वास का प्रयास हुआ, तो किस प्रकार से द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ, और ये नीति किसने प्रतिपादित की, ये नोट्स के रूप में आपको मिलेगा। और अब हम चैप्टर में आपको बड़े ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं थी वो कौन कौन सी थी, तो बड़े स्तर पे सांप्रदायिक दंगे हुए, शरणार्थियों की समस्या, यानी एक जगह से जो लोग विस्थापित हुए, पाकिस्तान से विस्थापित हुए, वो भारत में आए, और भारत में जो अल्पसंख्यक थे वो पाकिस्तान में गए। तो ये जो शरणार्थी लोग थे, शरण के रूप में आए थे, इनको शरण भी देनी थी, इनका पुनर्वास भी करना था। संपत्ति जो थी दोनों देशों के बीच, उसका बंटवारे को लेकर भी विवाद था। विभाजन के साथ ही दोनों देशों के मध्य जो सीमा का निर्धारण करना था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव को लेकर भी विवाद था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया जाए या धार्मिक देश बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान एक धार्मिक देश बना, मुस्लिम बाहुल्य वहाँ जनसंख्या है और उसने अपना धर्म है वो मुस्लिम धर्म अपनाया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, यानी कोई भी धर्म भारत के राज्य के नज़र में विशेष नहीं है, सभी धर्म समान है। सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव वाला जो व्यवहार होता है उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया, तो क्या आपको लगता है कि केवल भावात्मक थे, नैतिक थे, या ये कोई युक्ति युक्त तर्क भी थे? यानी पाठ्य पुस्तक से बनने वाले जितने भी अपने प्रश्न हैं उन प्रश्नों का ये नोट्स आपको मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक को एक बार समझने की ओर। 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी उसमें हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बना दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी रात में संविधान सभा में एक भाषण दिया था, यानी संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया, और वो भाषण का नाम था चिर परिचित भेंट। उस भाषण का नाम क्या था? चिर भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्टनी विद डेस्टिनी, ये नाम इस भाषण का था। तो किस नाम से संबोधित किया? हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, और अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हम सब ने पढ़ा भी है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी कि पहली बात तो ये थी कि आज़ादी के बाद जो हम शासन व्यवस्था अपनाएंगे वो कौन सी होगी? लोकतांत्रिक। और दूसरी बात ये थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, वो कोई भी वर्ग हो उन सब के लिए काम करेगी। शासन में गरीब और कमज़ोर का खास ख्याल रखा जाएगा। इन दो बातों पे विशेष ध्यान था। एक तो लोकतांत्रिक सरकार होगी, डेमोक्रेटिक हमारी शासन व्यवस्था होगी। दूसरी होगी कि सभी के भले के लिए, कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर जो समाज की कड़ी होगी उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का अब वक्त भी
आ गया था। तो क्या ये जो सपने थे साकार हमें करने थे, क्या इतने आसान थे? क्या देश के सामने कोई चुनौती नहीं थी? देश पूरी तरह से गरीब था और जो साक्षरता का प्रतिशत था वो बहुत कम था। तो एक असाक्षर देश को आगे बढ़ाना और उसको ये समझाना कि हम एक शासन व्यवस्था जो अपना रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, तो कितना कठिन था ये सरकार के सामने। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ, ये हम सबको पता है कि देश की तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। देश के सामने बंटवारे की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। देश 1947 में बट गया। द्विराष्ट्र जो अपनी मुस्लिम लीग थी पार्टी, उसके द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे भारत का विभाजन हो गया। द्विराष्ट्र मतलब भारत दो कौमों का देश है, एक हिंदू कौम एक मुस्लिम कौम, और इसी के आधार पे भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम कौम पाकिस्तान और जो दूसरा हिंदुस्तान। और अब इन्हीं परिस्थितियों में हमें जो हमारे लक्ष्य थे उन्हें हासिल करना की यात्रा भी शुरू करनी थी। तो आज़ादी के उन उथल पुथल के दिनों में हमारे नेताओं का जो ध्यान था वो इस बात पे नहीं भटका कि ये नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में था, लेकिन पूरा प्रयास किया गया। और जिसका उदाहरण ये आपको 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरकार की विवेकशीलता, सरकार की सोच और समझ का परिणाम था कि आज हम 70 साल के बाद 75 साल का एक सुनहरा काल जिसमें हम जी रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने जिंदा रखा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सब बताने के लिए कि किन चुनौतियों के दौर से गुजरने के बाद भी हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको अपनाया वो तत्कालीन सरकारों ने, और उस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए देश को आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे में जिंदा रखा। 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो तत्कालीन समय में देश के सामने पहली और जो मुख्य समस्या थी, जो चुनौती थी, वो थी एकता के सूत्र में देश को बांध के रखना। और फिर दूसरी जो चुनौती थी, यानी भारत विविधताओं से भरा हुआ देश था और विविधता में एकता को स्थापित करना। कई भाषा धर्म संस्कृतियों के लोग हैं भारत में, जैसा कि हमें पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। इन सब में विविधता में, इन विविधताओं में एकता स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन किया गया। और ये सराहनीय कदम था उन महान विद्वान नेताओं का जिनका ये आज सराहा जाता है कि उन्होंने देश को एक ऐसी अच्छी व्यवस्था, अच्छा संविधान दिया, अच्छी व्यवस्था दी। तो आमतौर पर ये माना जाता था कि विविधताओं से भरा हुआ देश है भारत, ये एकजुट नहीं रह पाएगा। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई जो ये आशंका थी ये सच साबित भी हो रही थी। भारत के भविष्य को लेकर एक गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पे सबसे ज़्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्यों को ये तिलांजलि दे देगा, बाकी उद्देश्यों को साइड में कर देगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी उद्देश्यों को साथ लेते हुए, सभी उद्देश्यों को हमने पूरा करते हुए देश की एकता और अखंडता को भी बचाए रखा। क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज नहीं किया गया। उन सब की आकांक्षाओं इच्छाओं को महत्व देते हुए भारत के उस समय के जो राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, उनको आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि आपको पता है। तो उन सब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भारत में शामिल करते हुए ये किया गया और आगे देश को बढ़ाया गया विकास की राह पे। उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाएगा। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। या संविधान के बारे में पहले से ही हम पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत में संसदीय व्यवस्था पर आधारित जो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र था
उसको अपनाया गया। संसदीय व्यवस्था, ये भी आपको समझा दिया जाएगा कॉन्सेप्ट की संसदीय व्यवस्था कौन सी होती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, जिसमें जनता प्रत्यक्ष शासन नहीं करके अपने प्रतिनिधि सिलेक्ट करती है और वो प्रतिनिधि संसद में जाते हैं और फिर वो शासन करते हैं, सरकार चलाते हैं। कहने का मतलब और जनता के लिए नियम कानूनों का निर्माण वहाँ किया जाता है। इन विशेषताओं से ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर भी काफ़ी नहीं होता। चुनौती ये भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक जो व्यवहार है उसको, बर्ताव और व्यवहार है उसको चलन में भी लाएं। तीसरी जो चुनौती थी वो विकास की थी, और ये हम तीसरे अध्याय में इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि विकास की राह पे हमारा देश कैसे चला, कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए हमने अपने उस समय के नेताओं ने अपने जो तजुर्बा था, जो अनुभव था, जो ज्ञान था, उसका सदुपयोग किया और किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया। संविधान से ये बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों, धार्मिक, सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया गया। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये क्लियर कर दिया गया जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। यानी कहने का मतलब भावी मूल अधिकार इनको कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को, कि देश का जैसे ही विकास होता जाएगा ये नीति निर्देशक तत्व आज राज्य के लिए एक निर्देश हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नागरिकों के धीरे धीरे मौलिक अधिकार बनते चले जाएंगे, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि देश इन सब को मौलिक अधिकार का दर्जा दे पाता। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश रहेगी। बड़ा ही तीखा सवाल है कि इस किताब या पाठ्य पुस्तक में इन सवालों को तलाशने का पूरा प्रयास रहेगा कि क्या इन चुनौतियों से भारत निपट पाया। इस किताब में, किताब का मतलब स्वतंत्र भारत में राजनीति, पूरी जो पाठ्य पुस्तक होगी अपनी, उसमें इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सकें। भारत के जो शुरुआती दौर से लेकर, स्वतंत्रता के दौर से लेकर आज तक शासन व्यवस्था किस तरीके से चली है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, सत्ता में जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने 10 साल में ही काम किया है, पीछे कोई भी काम नहीं हुआ। तो आप खुद अपने विवेक से ये निर्णय करें कि किस समय कितना काम हुआ, क्या इन्हीं 10 साल में हुआ है या पहले भी हुआ। मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप खुद तय करें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी, और इस पहले अध्याय में हम राष्ट्र निर्माण की चुनौती पे बात करेंगे। अगले अध्याय में लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती पे बात करेंगे। तीसरा जो चैप्टर होगा वो आर्थिक विकास से संबंधित होगा। ये जो टिकट अपने जारी की गई समय समय पे, उनको आप देखकर अपने आंसर दें। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे, ये हम सबको पता है। ऐसा विभाजन का कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, और अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में उन राजनीतिक घटनाक्रम उनके बारे में भी पढ़ा है, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों को भूभाग में रेखांकित करते हुए सीमा रेखा भी खींच दी थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 राष्ट्र, अभी मैंने बता दिया द्विराष्ट्र सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 हिंदू मुस्लिम कौमों का देश है, और इसी के आधार पे द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध भी किया गया कांग्रेस के द्वारा। विरोध करने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस।
सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पे कई बदलाव भी आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन की जो भूमिका थी जैसी कई बातों पे जोर दिया गया, जैसे नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे अब भारत और पाकिस्तान के नाम के दो देशों में बांट दिया जाएगा। ये विभाजन दर्दनाक था ही इस फैसला करना और अमल में लाना और कठिन था। इस विभाजन तो दर्दनाक था ही, फैसला करना भी था, लेकिन इसको अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाए और इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं उनके को पाकिस्तान का भूभाग और शेष जो भाग है वो भारत कहलाएगा। ये बात है वो बड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। क्योंकि दिक्कतें, पहली तो बात यही थी कि ब्रिटिश इंडिया के कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था कि मुसलमान बहुसंख्यक में हों। ऐसे इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और एक इलाका पश्चिम में था जो कि, तो दूसरा इलाका पूर्व में था। पूर्व में बंगाल तो पश्चिम में पंजाब, और इन दोनों को देखते हुए जोड़कर एक अलग कर दिया गया और इस पाकिस्तान दो इलाकों में आया। एक पश्चिम पाकिस्तान तो एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया था। एक दूसरा भी कारण था कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विवाद नेता थे, गांधीवादी नेता थे, सीमांत गांधी के रूप में इनको जाना जाता था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे और संयोग से इनकी आवाज़ को अनदेखा कर दिया गया, इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। जो प्रांत था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, वो उसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तीसरी समस्या ये भी थी, विकट थी वहाँ, कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल पंजाब और बंगाल के जो हिस्से थे वो गैर मुस्लिम आबादी भी वहाँ रहती थी। तो ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों को भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर ही होगा। तो इसमें जिले और उसके निचले स्तर के जो भी प्रशासनिक हलके थे उनको आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये पता भी नहीं था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन का सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। यानी कौन से दो प्रांतों का विभाजन हुआ? पंजाब और बंगाल का। और इसी समस्या में एक चौथी बड़ी विभाजन की जो समस्या इसके सामने आ रही थी वो कि लाखों संख्या में हिंदू और सिख आबादी भी थी। दूसरी ओर भी दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, पाकिस्तान में भी थे तो हिंदुस्तान में भी थे। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल में भारतीय भूभाग में लाखों लोगों की संख्या मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरफ सांसद में थे, समस्या में थे कि इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बनकर रह गए और ज़मीन पर भी और उनके जो पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीन पर विदेशी बनकर रह गए थे। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे दोनों तरफ के अल्पसंख्यक पर हमले भी होने लगे। उन पे महिलाओं और बच्चों पे कई प्रकार के अत्याचार भी हुए, हिंसा के वो शिकार हुए। विभाजन के परिणाम भी बड़े ही त्रासदीपूर्ण थे और विभाजन का परिणाम ये हुआ कि बड़े स्तर पर ये इसका सीन आप देख पा रहे हैं, ट्रेन पे किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। बड़े स्तर पे हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, महिला और बच्चों को इसका ज़्यादा अत्याचार हुए उन पे। परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी कर्मचारी, रेलवे के जो कर्मचारी थे उनका बंटवारा हुआ। अब तक के साथ रहते आए दो समुदायों के बीच हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान लगाया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था।
उसी दौरान महात्मा गांधी की शहादत भी हुई। 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग गांधी जी ने नहीं लिया। वो कोलकाता में उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हो रहे थे। सांप्रदायिक हिंसा उनके मन पे गहरी चोट लगा रही थी। ये देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन लड़ते रहे और समर्पित भाव से काम करते रहे, वे सिद्धांत इस समय कठिनाई में थे और लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में वो नाकामयाब हो रहे थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर तो सके और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग भी जुट रहे थे। बहरहाल ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पे बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमामय जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक होने का अधिकार भी मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय जो वचनबद्धता हैं उनको पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 के जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया और ये उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की तरह दिल्ली में भी उनके उपवास को जादुई असर हुआ था और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी भी आई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उनका देश चुकाने में राजी भी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से कई लोग खुश नहीं थे और ऐसे जो अतिवादी लोग थे, अतिवादी मतलब जो हिंसा में परिवर्तन हिंसा के द्वारा चाहते हैं, वो अतिवादी विचारधारा के लोग होते हैं। उनमें कुछ हिंदू भी थे तो कुछ मुसलमान भी थे और इसके बावजूद और वो सब जो इस प्रकार की स्थिति थी, विभाजन था, उसका दोष गांधी जी पे मढ़ रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया। गांधी जी को सुझाव दिया गया कि आप सशस्त्र यानी सुरक्षा लें, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। तो प्रार्थना सभा में गांधी जी ने अब जाना, मिलना, लोगों से मिलना और प्रार्थना सभा करना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना सभा के समय और बड़े ही नज़दीक से 3 गोलियां चलाई और गांधी जी उसी समय अपने देह त्याग देते हैं। तो इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का अंत एक अतिवादी नेता द्वारा कर दिया जाता है, जिसका नाम आपने देख लिया, नाथूराम गोडसे। अब रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ? उस समय 565 रियासतें थी, टोटल 565 रियासतें थी। इनमें से अधिकांश रियासतों ने थोड़ी बहुत समस्या के बाद भारत में विलय होना पर सहमति जता दी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय होने पर असहमति अपनी जताई। तो ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था उस समय। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। देसी रजवाड़े 565 रियासतें थी जिस पे राजा शासन करते थे अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। तो दूसरी ओर छोटे आकार के कुछ और भी राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पे राजाओं का शासन था और राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या क्या थी कि आज़ादी के तुरंत पहले ब्रिटिश शासन ने घोषणा की भारत एक ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इनका मतलब था कि सभी रजवाड़े, जो कि 565 रियासतें थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पे आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नज़रिया ये भी था
कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। ये इनको 3 शर्तें थी। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हुए या स्वतंत्र हैसियत बना के रखें, ये बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राजाओं को था, वहाँ की जनता को नहीं था। ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। तो इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र से थे जहाँ की जनता चाहती थी कि भारत में विलय हों, लेकिन वहाँ का राजा चाहता था कि पाकिस्तान में विलय हों। वहाँ की जनता चाहती थी कि भारत में विलय हों, लेकिन कई ऐसे राजा थे जो चाहते थे स्वतंत्र अस्तित्व में रहे। तो ये ब्रिटिश भारत जो येलो कलर में है, ब्लू कलर में रियासतों को दिखाया गया है। तो ये 19 रियासतें और 3 ठिकाने तो राजस्थान में ही थे। तो ये राजस्थान का मैप है, ये गुजरात का है जहाँ जूनागढ़, और ये हैदराबाद जिसने बड़ी समस्या पैदा की। रियासत को विलय करने में भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी। और ये जम्मू कश्मीर, इसका जो इतिहास है, किस तरीके से विलय हुआ, इसको हम क्षेत्रीय आकांक्षा वाला जो चैप्टर है उसमें समझेंगे। ये मणिपुर है, ये मसूर। तो ये 2 प्रश्न हाँ इनके द्वारा किया जा रहा है। क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते? अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ, ये बच्चे की इच्छा है। तो जर्मनी का विभाजन शीत युद्ध के दौरान अमेरिका 2 भागों में हो गया था। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का अधिकार था, तो पूर्वी जर्मनी पे था सोवियत संघ का। या ये दूसरी लड़की की इच्छा है कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहें और एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करें? तो आपको कौन सी बात सही लग रही है? जर्मनी की तरह एकीकरण हो जाए। जर्मनी के बीच दीवार खींच दी गई थी, बर्लिन की दीवार, जो शीत युद्ध के दौर में हम पढ़ते हैं। और ये आज के समय में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सही लग रहा है, उस पर आप खुद निर्णय करें। ये राष्ट्रीय जो समस्या थी एकीकरण की समस्या को जो समस्या थी उसने जल्दी अपने तेवर दिखाने शुरू भी कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर का राजा, ये अगले अपने प्रश्न बनेंगे आगे। त्रावणकोर का राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद का जो शासक था वो किस नाम से जाना जाता था? निजाम। कुछ शासक जैसे कि भोपाल का नवाब विश्व विधानसभा में शामिल नहीं होना चाहता था। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से बात साफ हो रही थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का जो रास्ता अख्तियार करना था, उसे देखते हुए स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। और अधिकतर रजवाड़ों के शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। रजवाड़ा यानी राजा का शासन, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। तो सरकार का नजरिया क्या रहा? सरकार ने थोड़ा सा दबाव का रुख भी अपनाया। साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से रजवाड़ों को आखिरकार सहमत कर लिया गया। तो इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? जैसे छत्तीसगढ़ में ही उस समय 26 रियासतें थी, छोटे बड़े 15 रजवाड़े थे। उड़ीसा में 26 थे, राजस्थान में 19 थे, सौराष्ट्र में 14 थे। तो इनको शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ,
और इस अध्याय में हैदराबाद और मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ उस पर बात करेंगे। बाकी आगे के अध्यायों में करेंगे। तो कश्मीर के विलय को तो हम चैप्टर 8 में क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले चैप्टर में करेंगे। तो रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक्सेशन। हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी। तो हैदराबाद रियासत भारत के मैप में हमने ऊपर देख लिया कहाँ थी। तो हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी। रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में थे। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में भी शुमार था। हैदराबाद का निजाम रियासत को आज़ाद रियासत रखना चाहता था। निजाम ने 1947 के नवंबर में यथास्थिति बहाल करने का एक समझौता भी कर लिया था, लेकिन ये समझौता सिर्फ 1 साल का था। इसी बीच सरकार ने हैदराबाद के निजाम से बातचीत भी जारी रखी। इसी दौरान हैदराबाद रियासत के लोगों के बीच निजाम के जो शासन था उसके खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ने लग गया था। तेलंगाना के किसान निजाम की जो दमनकारी नीति थी उसका विरोध करने लगे। निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन से और उनके जुल्म से काफ़ी त्रस्त थी। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में भी थी। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ एक अर्ध सैनिक बल तैनात किया और उसका नाम रखा गया रजाकार। और ये रजाकार जो सांप्रदायिक दंगे में विश्वास करते थे और गैर मुसलमानों को विशेष टारगेट किया इन्होंने और काफ़ी इनको नुकसान पहुंचाया। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। तो सेना की एक जो कार्रवाई है ये पोलो के नाम से जानी जाती है। पोलो सैनिक कार्रवाई भारत के किस रियासत में की गई? पोलो सैनिक कार्रवाई हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए अपनाई गई एक सैनिक कार्रवाई का नाम है पोलो। मणिपुर, तो आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा जो बौद्ध चंद्र सिंह थे भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसी की एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया कि मणिपुर को आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाएगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाए और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर रियासत में सार्वभौमिक राजतंत्र कायम हुआ। संवैधानिक राजतंत्र यानी राजा का शासन, संवैधानिक मतलब जो जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा चलाया जाए। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो है 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, मत देने का अधिकार रखता है। उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मणिपुर में अपनाया गया। सबसे पहले मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से बिना कोई परामर्श लिए महाराजा पे दबाव डाला गया और भारतीय संघ में शामिल करने पे उनको राजी कर लिया गया। यह हालांकि जनता नाराज भी हुई, जिसका असर आज भी वहाँ देखा जाता है। ये देखो, आप कार्टून के माध्यम से समझो। ये कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहा उनकी एक झलक यहाँ दिखाई देती है। क्या कहा गया राजाओं को कि ना उठिए मत महाराजा, आप जनता पे राज करिए, लेकिन हमें कुछ जो मामले हैं वो दे दीजिए, जैसे विदेशी मामले और प्रतिरक्षा और संचार संबंधी मामले आप हमें दे दीजिए, आप बैठे रहिए। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ फिर? तो बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक जो सीमाएं थी उनको तय करने की चुनौती भी अब सिर उठा चुकी थी और ये महज प्रशासनिक विभाजन का ही मामला नहीं था,
प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक जो विविधता है वो बनी रहे और देश की एकता खंडित नहीं हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं किस तरीके से तय की जाएंगी, ये इसका निर्णय हुआ था। और उस समय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में शर्त भी रख दी थी, यानी अपने जो विचार थे वो भी रख दिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। ये वादा किया था कांग्रेस ने। लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ तो ये जो व्यवस्था थी ये उस समय के नेताओं को चिंता सताने लगी, सही नहीं लगी। उनको लगा कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बना दिए जाएंगे तो यह व्यवस्था और ज़्यादा फैलेगी, देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे नेताओं को ये भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां हैं उनसे भी ध्यान, सामाजिक आर्थिक जो विकास करने की जो चुनौतियां हैं उनसे ध्यान भटक जाएगा, जबकि देश इन चुनौतियों के चपेट में था। उनको पहले हल करना जरूरी था। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला कर लिया और रजवाड़ों का मसला अभी तक हल भी नहीं हुआ था कि बंटवारे की याद अभी ताज़ा थी। तो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ अभी स्थानीय जो नेता थे वो चुनौती पैदा कर रहे थे। और ऐसा ही एक मामला आया पुराने मद्रास में, जो तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास का अपना गठन करवाना चाह रहे थे। मद्रास का निर्माण, आंध्र प्रदेश एक अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और इनमें राज्यों के गठन के आधार पे, इन भाषा के आधार पे तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग प्रांत बनवाना चाह रहे थे और वो आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए श्री पट्टी रामल्लू अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाते हैं, जो कि ये कांग्रेस के नेता होते हैं, और 56 दिनों तक हड़ताल करने के बाद इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो इससे बड़ी अव्यवस्था फैलती है और इनसे घटनाएं हो जाती हैं। तो लोग बड़ी संख्या में सड़क पे भी निकलते हैं। पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल भी हो जाते हैं। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए सीट से इस्तीफा भी दे दिया। आखिरकार 1952 को के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो ये राज्यों के पुनर्गठन और भारत का प्रशासनिक मानचित्र जो 1961 में था उसको आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही दूसरे देश के जो जितने भी हिस्से थे जो भाषा के आधार पर अलग होना चाह रहे थे, उन्होंने भी अपना संघर्ष शुरू कर दिया और केंद्र सरकार ने इसको हल करने के लिए 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम था राज्यों के सीमा संबंधी मामलों को सुलझाना और इसने रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ जो बोली जा रही है उसके आधार पर होना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी 1956 में और 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पास कर दिया, जिसके आधार पर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। श्री रामल्लू जो पोट्टी श्री रामल्लू हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 में पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति की बुनियादी रूपों को बदलना और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब छोटे अंग्रेजी अभिजात वर्ग के लिए ही नहीं था, बाकियों के लिए भी अब खुल चुका था। भाषाई पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश टूटा नहीं बल्कि और अधिक मजबूत हुआ। देश की एकता और अखंडता और अधिक मजबूत हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता में एकता का जो सिद्धांत है वो और मजबूत हुआ, उसे और अधिक स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान को अमल में लाया। भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक होने का एक बड़ा अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था कि विभिन्नताओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं, तो उन विरोधों से कैसे निपटा जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा के साथ जुड़ी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। नए राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ, भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के
का जो सिद्धांत अपनाया गया उसके आधार पे द्विभाषी राज्य मुंबई, ये प्रयोग द्विभाषी राज्य मुंबई के रूप में किया गया, जो गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए था। और ये एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में 2 राज्य सामने आए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषा के आधार पे 1956 में मांग रखी गई थी, लेकिन 10 साल बाद 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल बनाए गए। 1972 में फिर राज्य पुनर्गठन का एक बड़ा पूर्वोत्तर में प्रयोग किया गया। पूर्वोत्तर यानी असम, 1972 में मेघालय बनाया गया असम से। इसी प्रकार मणिपुर, त्रिपुरा भी अलग करके अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। नागालैंड 1963 में ही राज्य बन चुका था। तो ये कौन सा राज्य कब बना ये भी आप देखें। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा के आधार को बनाया हुआ ऐसी भी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे उप क्षेत्रों की मांगों को, क्षेत्रीय जो संस्कृति है, विकास है, क्षेत्रीय विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन है, तो उन सब बातों को भी सुलझाया गया, उनकी मांग को सुना गया। और ऐसे 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में 2 जून 2014 को नवनिर्मित राज्य बना तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बना। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त भी नहीं हुई कि देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे कई राज्य ऐसे हैं, कई क्षेत्र हैं जो अपने पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, अपनी क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र से विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश, पश्चिमी बंगाल से भी कई ऐसी क्षेत्र हैं जो मांग कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। तो भारत में 100 से भी ज़्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये आपके नोट्स के रूप में हल किए हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। आप डाउनलोड करें PDF और आराम से पढ़ें। इस चैप्टर को समझाने का मैंने प्रयास किया, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ, अगले जो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हम प्रयास करेंगे उसे समझने का। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।